स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री बी सेंथिल बालाजी की बर्खास्त वापस ले ली। 24 घंटों में 19 राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट। गुजरात का बुरा हाल, डूब गए मंदिर दिवाले। अमरनाथ यात्रा कल से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। पिछले दिन 2189 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट के लिए टोकन मिला। 62 दिन तक यात्रा चलेगी। लखनऊ अयोध्या में सुबह से बारिश, 36 जिलों में अलर्ट। भारी बारिश से काशी में जल भराव। मणिपुर के कांगपोकपी में गोलीबारी में 2 दंगाइयों की मौत। आंसू गैस की गोली छोड़ी गई। 120 की स्पीड से ट्रक में घुसी बोलेरो, 7 की मौत। बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था परिवार। रास्ते में हादसा, कटर से गाड़ी काटकर निकाले शव। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए असम सीएम ने कहा, राहुल गांधी क्या हल निकालेंगे, उनकी मणिपुर यात्रा महज मीडिया प्रचार। कल होगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मेगा मर्जर। होम लोन से लेकर FD ग्राहकों पर होंगी 5 असर। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री बी सेंथिल बालाजी की बर्खास्त वापस ले ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री बी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जेल में बंद मंत्री बी सेंथिल बालाजी की बर्खास्त वापस ले ली है। राजभवन के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि राज्यपाल ने दूसरा पत्र लिखा है और कहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल ने कानूनी सलाह ले रहा हूं। अब तक सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फैसला नहीं लिया गया है। अभी बालाजी मंत्री बने रहेंगे। इससे पहले खबर थी कि राज्यपाल RN रवि ने राज्यपाल के बिजली और आबकारी मंत्री बी सेंथिल बालाजी की बर्खास्त कर दिया है। बताया गया है कि इसके लिए उन्होंने मंत्रियों से भी कोई परामर्श नहीं लिया था। राज्यपाल के कदम से प्रवेश की द्रमुक सरकार और राज्यपाल के भी चल रहे गतिरोध को और बढ़ावा मिल सकता है। राजभवन ने एक आधिकारिक विपक्षी बताया कि सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इन परिस्थितियों के तहत राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु सरकार इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है। चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। बालाजी को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 12 जुलाई तक के लिए गिरफ्तार किया था। इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी थी, जहां उनकी दिल की सर्जरी हुई थी। इससे पहले बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के चलते उनकी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 24 घंटों में 19 राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट। गुजरात का बुरा हाल, डूब गए मंदिर दिवाले। क्या गुजरात, क्या बिहार और क्या असम। देश के कई राज्यों में मौसम की मार देखने को मिल रही है। वहीं अलग अलग जिलों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है। मानसून के शुरुआती दिनों में ही बारिश के हाई डोज ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। बेहिसाब बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं दरकती चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया, तो कहीं सड़कें तालाब बनी हुई और शहर में सैलाब आ गया है। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई इलाकों डूब गए हैं, तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आसमानी आफत से अभी राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड
और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां लोगों को आने वाले समय में मूसलाधार बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का आदेश दिया है और पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती है। पिछले दिनों मंडी और शिमला में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पे हैं। पानी में सैलाब ने कहर बरपाया हुआ है और ये हाल तब है जब इस साल सामान्य से 16 मिमी बारिश कम हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में पानी का सैलाब ऐसा है कि अगर आदमी इनकी चपेट में आ जाए तो चंद सैकड़ों में कई किलोमीटर तक बह जाए। भारी बारिश के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से जूनागढ़ में जल भराव हो गया है। वहीं उसी की वजह से लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। मानसूनी मुसीबत कहीं नुकसान तो कहीं मौत बनकर गिरी हुई है। राज्य के हलोल के चंदपुरा गांव में बारिश की वजह से एक कंपाउंड वॉल गिर गई, जिस वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई और 4 घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुजरात के सूरत का हाल भी जूनागढ़ जैसा ही है। पूरा शहर डूबा डूबा दिख रहा है, जहां बारिश का कहर ऐसा है कि मंदिरों में भी पानी घुस गया है। वहीं बिहार में समस्तीपुर जिले के नामापुर गांव में बागमती नदी में बारिश के पानी के बाद बहाव ऐसा है कि रेत की बोरियां रखी जा रही है। दरअसल ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियों का कटाव बढ़ गया है और रोकने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह जम्मू से रवाना किया गया था। वहीं तड़के करीब 4:15 बजे पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को रवाना किया। इस दौरान जम्मू बेस कैंप में पूरा माहौल भोले के रंग में रंगा हुआ है। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की। इस बार यात्रा 62 दिन चलेगी। दरअसल इस बार सावन 2 महीने का है। पहले दिन कुल 2189 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट के लिए टोकन जारी किया गया है। इनमें से पंचायत भवन रजिस्ट्रेशन सेंटर पे 135 श्रद्धालुओं का बालटाल रूट के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। बालटाल वाला छोटा रास्ता इस बार काफी डेवलप हो चुका है। 16 किलोमीटर के रूट पर 11 किलोमीटर रोड बनने से राह आसानी से हो चुकी है। हालांकि 5 किलोमीटर रास्ता अभी संकरा है। यात्रा की सुरक्षा कुल 5 लेयर में बांटा गया है। गुफा के पास पहली बार आईटीबीपी मोर्चे पर हैं। 29 जून की शाम से मौसम बदलने लगा है। संभव है कि श्रद्धालुओं के पहले जत्थे का स्वागत बारिश से हो। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर ये है कि बालटाल में ही 350 से 550 रुपए में 1 महीने की वैलिडिटी के साथ सिम खरीद सकते हैं। यह हाथों हाथ चालू भी हो सकता है। लंगर के आसपास ही गर्म कपड़े और ट्रेनिंग के सामान के साथ रेनकोट, छाता सब उपलब्ध है। रुकने के लिए टेंट भी 500 रुपए में मिल सकेगा। मार्ग पर लंगर टेंट का काम 10 जून से शुरू हो चुका था। लंगर वालों ने बताया कि तब 3 मीटर ऊंची बर्फ जमी थी। बर्फ हटाने के बाद भी लंगर लगाए गए। पिछले साल बालटाल में गुफा तक 16 किलोमीटर में लंगर लगे, लेकिन बादल फटने से हादसा हो गया था। इस बार बालटाल से संगम तक की लंगर की अनुमति दे दी गई है। संगम से गुफा तक 4 किलोमीटर लंगर नहीं लगेंगे। यूपी में मानसूनी बारिश का दौरा दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और कानपुर में देर रात में रुक रुक कर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को 75 से 30 शहरों में बारिश हुई। बांदा में सबसे ज्यादा 96.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महोबा में 62 मिमी बारिश हुई। काशी में देर रात हुई जोरदार बारिश से शहर में जल भरा हो गया है। मेयर अशोक तिवारी के मोहल्ले के पास सिगरा में सबसे पॉस्ट कॉलोनी चंद्रिका नगर छितरपुर रुद्राक्ष सेंटर के आसपास जल भराव के हालात रहे। कई घरों में पानी घुसा हुआ है। 3 दिन का अलर्ट अभी 48 घंटे ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी अभी 48 घंटे 2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग का एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है,
इसके असर से यूपी में भीषण बारिश दौरे अब भी 48 घंटे तक जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार रुक रुक कर बारिश हो रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और खेती के लिए वरदान है। इस बार मानसून समय से पहले आया और अब अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार मानसूनी बारिश औसत से बेहतर होगी। मानसून शुरू होने के बाद यूपी में अब तक 62.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बीते 24 घंटे में 7.8 मिलीमीटर बारिश पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर, उन्नाव, आगरा, झांसी, वाराणसी, अलीगढ़, कन्नौज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, बांदा, अमेठी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके अलावा बाकी शहरों में मध्य और हल्की बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है वहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मणिपुर में कांगपोकपी में गोलीबारी में 2 दंगाइयों की मौत, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों से लैस दंगाइयों ने बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की। भीड़ ने दंगाइयों के शवों के साथ इम्फाल के मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकालने की कोशिश की। मणिपुर में कांगपोकपी जिले के हराओठेल गांव में गुरुवार को सुबह सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध दंगाइयों की मौत हो गई, तब 5 अन्य घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों से लैस दंगाइयों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। सेना ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को काबू में करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से जवाब दिया। सेना ने यह भी बताया कि गांव में मुठभेड़ में 2 संदिग्ध सशस्त्र दंगाइयों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि एक और दंगाई मारा गया, लेकिन शव बरामद नहीं किया है क्योंकि घटनास्थल पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि बाद में दोनों दंगाई जिस समुदाय से आते हैं उसके सदस्यों ने उनके शवों के साथ इम्फाल के मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक जाने से रोका तो जुलूस हिंसा हो। पुलिस ने इम्फाल के बीचों बीच स्थित क्वायरम बंद बाजार में एकत्र हुई भीड़ को खेदने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किए। अधिकारियों ने कहा कि त्वरित कार्रवाई बल के साथ पुलिस कर्मी घटनास्थल पे पहुंचे और नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित मुर्दाघर ले गए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यालय पर भी हमला किया गया। सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर विवरण देते हुए कहा कि सशस्त्र दंगाइयों ने सुबह 5:30 बजे बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के स्पीयर कोर के आधिकारिक हैंडल पर कहा गया है, स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए क्षेत्र में तैनात सैनिकों वहां तुरंत बुलाए गए और सैनिकों ने दंगाइयों की गोलीबारी का सुव्यवस्थित तरीके से जवाब दिया। सैनिकों की त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप गोलीबारी बंद हो गई। इसमें कहा गया है कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों के क्षेत्र में भेजा गया और अपृष्ट खबरों से कुछ लोगों के हताहत होने का संकेत मिल रहे हैं। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की भी सूचना है। स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। बांदा में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सड़क किनारे खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार वाली बोलेरो पीछे से जा घुसी। हादसे में बोलेरो में सवार 8 लोगों में से 7 की मौत, जबकि एक घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में मां और बेटी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कमाशीन थाना क्षेत्र में तिलौसा गांव के 13 साल के कल्लू को करंट लगा था। बच्चे को इलाज के लिए परिवार बोलेरो से बबेरू CHC जा रहा था। तभी परैया ढाई के पास 120 की रफ्तार से जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे घुस गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया,
जहां डॉक्टर ने 5 की मौत की पुष्टि की। वहीं इलाज के दौरान 2 अन्य की भी मौत हो गई। हादसे में कल्लू और उसकी मां सायशा बानो 38 वर्ष, मोहम्मद कैब 16, मुसाजिद 42, साकिब 25 और 2 अन्य की मौत हुई, जबकि 27 साल का बांदा जिला। हादसा इतना जोरदार था कि बोलेरो का आधा हिस्सा ट्रक में घुस गया। गाड़ी में फंसे लोग को निकालने के लिए कटर मशीन मंगाया गया। मशीन से गाड़ी को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अभिनंदन बेबरू सीएससी पहुंचे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, हादसा देखकर ऐसा लग रहा है बोलेरो की स्पीड 120 करीब रही थी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायलों को सीएचसी लाया गया, जहां 2 लोगों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। एक का इलाज जिला अस्पताल चल रहा और उसकी भी हालत गंभीर है। सीएमएस से बात हुई है, सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मणिपुर में राहुल गांधी के दौरे को लेकर बवाल मचा था, तो वहीं दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी मणिपुर तक गए और जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन। आज राहुल उन रिफिल कैंप में जाने की कोशिश करेंगे जहां उन्हें कल प्रशासन ने जाने की इजाजत नहीं दी। कल देर रात राहुल गांधी चूराचंदपुर राहत शिविर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित का हाल जाना। यहीं पर उन्होंने पीड़ितों के साथ खाना भी खाया। हालांकि कांग्रेस की सुरक्षा का हवाला देते हुए हिंसा प्रभावित मोइरांग जाने से रोक दिया गया था। राहुल के मणिपुर दौरे और उसके बाद शुरू हुई सियासत को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राहुल को हिंसा का सियासत नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थित करुणा के जरिए मतभेदों को दूर करने की मांग करती, न किसी नेता के दौरे से मतभेदों को बढ़ाने की। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और इस वक्त किसी को पूर्वोत्तर राज्य की दुखद स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में स्थित करुणा के जरिए मतभेदों को दूर करने की मांग करती है। किसी नेता द्वारा अपनी तथाकथित यात्रा का उपयोग मतभेदों को बढ़ाने के लिए करना राष्ट्र के हित में नहीं है। राज्य के दोनों समुदायों ने ऐसे प्रयासों को साफ तौर पे खारिज कर दिया है। इस बीच गुरुवार की देर शाम इम्फाल में भीड़ ने बीजेपी ऑफिस के घेराव के दौरान एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन किया। भारी संख्या में बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने आगजनी कर सड़क पर जाम कर दिया। बहुत देर तक उपद्रवियों ने और पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा। इससे पहले मणिपुर में कंगपोपी जिले के एक गांव में गुरुवार सुबह दंगोइयों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। राहुल मणिपुर तब गए जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक की। 3 मई के बाद जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस नेता की यह पहली यात्रा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी शामिल करने के मुद्दे पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को देखते हुए राज्य में इंटरनेट बैन लगा दिया गया है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 आईपीएस तैनात किए गए हैं। इन सबके बावजूद मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और साथ ही सियासत भी। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने के बाद दुनिया का 5वां सबसे मूल्यांकन बैंक बन जाएगा। इस घोषणा के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि विलय होने के बाद होम लोन का क्या होगा। भारत के वित्तीय जगत में शनिवार 1 जुलाई को बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत की 2 सबसे मूल्यांकन कंपनी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। ये डील करीब $40 अरब की है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने के बाद दुनिया का 5वां सबसे मूल्यांकन बैंक बन जाएगा। अप्रैल 2023 तक एचडीएफसी बैंक दुनिया में मार्केट कैप के हिसाब से 11वें नंबर पर था। इस घोषणा के बाद से एक सवाल ये उठ रहा है कि
विलय होने के बाद होम लोन का क्या हुआ? विशेषज्ञों के अनुसार देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के ऋण काफी हद तक अप्रभावित रहेंगे। हालांकि एचडीएफसी ने कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए बदलाव हो सकते हैं। बता दें कि एचडीएफसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा निजी होम लोन लेंडर है। मर्जर के बाद एचडीएफसी का पूरा होम लोन एचडीएफसी में ट्रांसफर होगा। अगर कोई ग्राहक होम लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेस्टर्स यानी EBLR से लिंक करना चाहेगा तो उसे यह विकल्प मिलेगा। एनबीएफसी कंपनी होने के कारण एचडीएफसी के ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलती है। अभी इससे अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाया जाए तो लोन की EMI भी कम हो जाएगी। एचडीएफसी ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख ने मर्जर की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बोर्ड मर्जर को मंजूरी देने के लिए 30 जून को बाजार बंद होने के बाद बैठक करेंगे। ग्रुप के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिश्र ने बताया, एचडीएफसी स्टॉक डिसलिस्टिंग 13 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इसका मतलब ये है कि 13 जुलाई को ग्रुप की हाउसिंग फाइनेंस फर्म के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड हर एक शेयरधारक को उसके प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। एचडीएफसी के पास पूरे देश में करीब 550 ब्रांच है, जबकि एचडीएफसी बैंक के कुल 9000 ब्रांच है। मर्जर के बाद एचडीएफसी के ग्राहक बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब अब उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मर्जर से एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो एफडी चल रही है उसके मैच्योर होने के बाद उसका भुगतान कर दिया जाता है। एचडीएफसी की तरह से उन्हें पुराने करार के हिसाब से ब्याज का भुगतान होता रहेगा। एफडी मैच्योर हो जाने पर ग्राहकों को पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। अगर कोई ग्राहक उसे जारी रखना चाहता है तो एचडीएफसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज ऑफर मिलता है वह नए ग्राहकों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के दौरे पे जाएंगे। इस बार उनका बीकानेर दौरा होगा, जहां पे वे 8 जुलाई को अमृतसर से जामनगर के बीच ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान बीकानेर के पास ही नौरंग देशर में प्रधानमंत्री की आम सभा भी होगी। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इस एक्सप्रेसवे हाईवे के कारण अमृतसर जामनगर के बीच 23 घंटे का सफर घटकर महज 12 घंटे में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान में 5 जिले भी जुड़ेंगे। हाईवे के बीच जगह जगह मिडवे होटल्स, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप और चार्जिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाले ने बताया कि 8 जुलाई प्रधानमंत्री ग्रीन एक्सप्रेसवे के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कराए गए अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। यह हाईवे 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह प्रोजेक्ट अमृतसर, भटिंडा, सनारिया, बीकानेर, सांचौर, समाखालिया, जामनगर और औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के पश्चिम सीमा से निकलकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले से गुजरेगा। भारी वाहनों के साथ ही सामान्य लोग भी अपने वाहनों से इस रास्ते का उपयोग कर सकेंगे। बीकानेर से जोधपुर, बाड़मेर व जालौर के बीच एक समय भी कम हो जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी भारतमाला योजना के अंतर्गत 820.26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रायसिंह नगर अनूपगढ़ पूगल तक की 162.46 किलोमीटर लंबी सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। खाजूवाला से पूगल होते हुए सीधे बाप की ओर जाने वाले नए सड़क मार्ग की शुरुआत भी होगी। खाजूवाला पूगल बाप तक 895 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। इन वाहनों को अब बीकानेर नहीं आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा लोकार्पण ग्रीन कॉरिडोर का है। प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार की उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित गुजरात के बनासकांठा से शुरू होकर पंजाब को मोगा तक 1300 किलोमीटर लंबाई की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। इस पर 26,000 करोड़ की लागत है। इसी के परिणाम स्वरूप बीकानेर संभाग 16 हब के रूप में विकसित हो रहा है।
गुजरात के कई जिलों में सुबह से बारिश झमझमाकर हो रही है। वहीं अहमदाबाद शहर में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश के अगले एक हफ्ते तक बारिश का मौसम बना ही रहेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में काफी कहर बरपाया था। बारिश और तूफान की वजह से सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि अब बिपरजॉय थम गया है, लेकिन प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले की कई सड़कें बारिश में लबालब है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कुछ मकानों गिरने की भी खबर आ रही है। अहमदाबाद के गोमतीपुर में बारिश की वजह से बिल्डिंग का हिस्सा गिरा हुआ है, जिसके मलबे में 30 से ज्यादा लोग फंसे होने की आशंका है। बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं खिसरसारा में हुए इमारत की दीवार ढह गई। हालांकि इस हादसे को कोई हताहत नहीं हुआ। घोड़ापुर नदी पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। बरसड़ा मार्ग पर बारिश का पानी आने की वजह से यातायात बाधित हो गया है। राजकोट जिले के धोराजी के चीजी गांव के पास भादर बांध पर पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसको लेकर बांध के गेट खोल गए हैं। इसी की वजह से धोराजी लेकर पोरबंदर तक के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही अपील भी की गई है कि नदी के आसपास न जाएं। अरावली जिले में भारी बारिश के दौरा जारी है। यहाँ बैदो और धनसुरा में भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहल्लों की सड़कों पर पानी भर गया है। जिले में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में धनसुरा में 108 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बैद में 123 मिमी, मालपुरा में 54 मिमी, मेघराज में 34 मिमी, मोडासा में 29 और विलोर 18 मिमी बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन भर मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई तक जिले में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं पोरबंदर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।